हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत ये दृष्टि के बुक से शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला अध्याय है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सिलसिलेवार ढंग से हम लोग विस्तार से पढ़ते जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। एस्तादो द इंडिया किसका कंपनी था? तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी था। इसकी स्थापना कब होती है? 1505 ईस्वी में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। 1600 में 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। वेरिंगदे ओस्ते इंडियस कंपनी किसका था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी था 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। कंपनी द इंद ओरिएंटल किसका कंपनी था? फ्रांस का था 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। तो सबसे पहले कौन आया भारत? पुर्तगाली व्यापारी आया। नाम क्या था? वास्को डिगामा। कब आया? 17 मई 1498 को आया। कहाँ आया? कालीकट कपकडाबू। वहाँ के राजा थे जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। द्वितीय पुर्तगाली आगमन हुआ होता है पेड्रो अल्ब्रेच केवरल के नेतृत्व में, जो 1500 ईस्वी में आता है। चलिए पुर्तगाली से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापारिक घटनाक्रम देख लेते हैं। 1498 ईस्वी वास्को डिगामा ने कालीकट की यात्रा की। 1503 में पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? कोचीन में। 1505 में पुर्तगाली ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। साथ ही फ्रांसिस्को द अल्मीडा है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। पहले गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक रहते हैं। यह एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गुजरात, तुर्की एवं मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित करते हैं। 1510 ईस्वी अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनता है। ठीक है, 1509 से 15 तक अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय बनता है और 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर कब्जा कर लेता है। 1530 ईस्वी पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी बना लेता है। उस समय कौन रहता है? तो निन्नो डी कुन्हा वायसराय रहता है, जो कि 1529 से लेकर 38 तक रहता है। और उसी के टाइम में सेंट थैमो और हुगली वगैरह में पूरब के तरफ बस्ती का कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किससे संबंधित था? पुर्तगालियों से संबंधित था। यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम करने के लिए यह व्यवस्था लाया था। इसके बाद पुर्तगालियों का और भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है, जैसे भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना होती है, जो कि गॉथिक आर्ट्स पे रहता है। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली नामक स्थान पे हराया था। तो किसने हराया था पुर्तगाली को स्वाली में? थॉमस बेस्ट नामक अधिकारी ने हराया था। गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक पुर्तगाली का अधिकार रहा है। इसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आता है? डच आता है। डच कहाँ का कंपनी था? तो डच नीदरलैंड हॉलैंड का कंपनी था। भारतीय उपमहाद्वीप में डचों की उपस्थिति 1605 से लेकर 1825 ईस्वी तक बनी रही। 1602 में इसका कंपनी बनता है, जिसका नाम रहता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि संयुक्त पूंजी कंपनी रहता है। डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री तथा दूसरी डच फैक्ट्री पोतीपल्ली निजामपट्टनम में स्थापित किया। 1610 में डच ने चंदगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। यानी पुलिकट को क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। कौन बनाया? डच बनाया। डच ने यहाँ पर अपना स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। वहीं पुर्तगाल का बात करें तो उसका मुख्यालय प्रारंभ में कोचीन रहता है, बाद में गोवा शिफ्ट होता है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में होता है 1627 में। 1653 में हुगली के निकट चिंसूरा में अपनी कोठी स्थापित करता है और इस डच किले का नाम गुस्तावुस फोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गुस्तावुस फोर्ट किससे संबंधित है? तो गुस्तावुस फोर्ट डच से संबंधित है और कहाँ है? चिंसूरा, हुगली के निकट। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। तो 1690 में नेगापट्टम को मुख्यालय बनाया जाता है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेज और डच के बीच युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जो कि बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1759 में हुआ और इसमें डच की हार हो जाती है। डच व्यापारी की व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कार्टल अर्थात सहकारिता पर आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेज में
मिलता है। फिर डच के बाद किसका आगमन होता है, तो डच के बाद आगमन होता है अंग्रेज का। अंग्रेज द्वारा 1599 में गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का नाम क्या था, गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम से एक कंपनी बनाया जाता है। कब, 1599 में। उस समय भारत में किसका शासन था, अकबर का शासन था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 16 को एक चार्टर देती है जिसमें 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा दी जाती है। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनके कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है, परंतु वो किसके नाम का पत्र लेकर के आता है, तो पत्र लेकर के आया था अकबर के नाम का। और किस जहाज से आता है, तो हेक्टर नामक जहाज से आता है। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगी, परंतु स्थानीय विरोध के कारण उसे आज्ञा नहीं मिल सकी। फारसी और मुगल तहजीब के उसके ज्ञान से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। तो अंग्रेज का प्रथम कोठी सूरत में अस्थायी रूप से 1613 में खुलता है। इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कोठी खुलता है। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर के सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, जो कि अस्थायी व्यापारिक कोठी थी। 1632 में गोलकुंडा के राजा हैं, वो एक सुनहला फरमान देते हैं, 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा क्षेत्र में जितने भी बंदरगाह था उससे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार किया जा सकता था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। इस विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट कर दिया, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराया पर 1668 में कंपनी को दे देता है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा एक किले का निर्माण करवाया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। तो 1639 का एक घटनाक्रम है। फ्रांसिस डे है, वो चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेते हैं और वहाँ पे एक किला बनाते हैं जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखाता है। कंपनी ने 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान को 1200 रुपये भुगतान के बदले में 3 गांव सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 1200 के भुगतान कर 3 गांव सूतानाती, कालीकता व गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली तथा फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। कालांतर में जॉब चौड़नक के द्वारा इसी जगह पर कलकत्ता नगर बसाया गया था। तो कलकत्ता नगर कौन बसाता है, तो कलकत्ता नगर बसाता है जॉब चौड़नक कलकत्ता नगर के संस्थापक हो जाएंगे। भारत में डेनिश का आगमन। भारत में अंग्रेजों के बाद 1616 में डेनिश का आगमन हुआ और तंजौर के ट्रांकोबार में 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 बंगाल के सेरमपुर में स्थापित की। 1745 में डेनिश कुछ खास नहीं करता है। 1745 में अंग्रेज को अपनी सारी फैक्ट्री बेच करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डेनिश के बाद कौन आता है, तो डेनिश के बाद आता है फ्रांसीसी। उससे पहले एक बॉक्स है, इसमें हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह जो भारत में डचों का सर्वप्रमुख केंद्र था। तो पुलिकट किसका था, डच का केंद्र था। सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर ये तीनों गांव को मिलाकर के कलकत्ता का निर्माण कौन करता है, जॉब चौड़नक। चाउल महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित, जहाँ पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र था। चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, जिसे पुर्तगाली ग्रैंड पोर्ट कहते थे। इसके बाद आता है भारत में फ्रांसीसी का आगमन। भारत में फ्रांसीसी का आगमन हम लोग देखते हैं फटाफट। भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट के द्वारा किया गया। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है उस समय कौन है सम्राट, तो सम्राट है लुई 14वां और मंत्री कौन है, कोलवर्ट है। इस कंपनी का मूल नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। इसके बाद आता है फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। तो स्थापना तो करा है कौन, कोलवर्ट, लेकिन भारत में प्रथम फैक्ट्री 1668 में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में सूरत में स्थापित की गई। वहीं दूसरी फैक्ट्री मरकारा के नेतृत्व में गोलकुंडा में स्थापित की जाती है। गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर के मसूलीपट्टनम में की जाती है। 1673 में कंपनी के निर्देशक कौन रहते हैं, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पीने वालिंकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव लेते हैं और वहां पे एक फ्रांसीसी बस्ती बनाते हैं जो आगे चल करके पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो पांडिचेरी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, फ्रैंको मार्टिन हो जाएंगे।
इसके बाद भारत में फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, तो पांडिचेरी था। बंगाल के क्षेत्र में इनकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली, पर 1697 में रिजविक की संधि के द्वारा इसे वापस लौटाया। तो डच जो है, डच और फ्रांस के बीच लड़ाई होता है, जिसमें डच जो है पांडिचेरी पे अधिकार कर लेता है, परंतु बाद में 1697 में रिजविक की संधि होती है और रिजविक की संधि के द्वारा फिर से पांडिचेरी जो है फ्रांस को मिल जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक युद्ध में अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच भी संघर्ष होता है, जिसमें फाइनली कौन, अंग्रेज विजयी होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं हम लोग फटाफट। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। इस युद्ध की शुरुआत यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ हुई थी। बानेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत जब्त कर लिए, जिसके विरोध में फ्रांसीसियों ने भी मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो कारण तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का था, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण था अंग्रेजी नौसेना के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लेना, जब्त कर लेना, जिसके विरोध में फ्रांसीसी ने भी मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास को घेर लिया। अंग्रेज ने नवाब से संरक्षण मांगकर नवाब और फ्रांसीसियों को लड़ा दिया। फ्रांसीसी सेना और नवाब अनबरुद्दीन के बीच युद्ध होता है, जो सेंट थोमे का युद्ध होता है, जिसमें नवाब की पराजय हो जाती है। नवाब की पराजय हो जाती है। इसके बाद यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री थे। जॉन मिल्डन हॉल, यह प्रथम अंग्रेज था, यानी ब्रिटिश था, जो भारत आया था। गैराल्ड ओंगियर, बम्बई का संस्थापक। वहीं अगर पूछा जाए कलकत्ता के संस्थापक, तो जॉब चर्नक। और पांडिचेरी का तो फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन हो गया पांडिचेरी का। फ्रांसिस डे मद्रास का हो जाएगा। जॉन सुरमन मुगल बादशाह फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मॉन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रथम कर्नाटक युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, और जब तत्कालिक कारण हो जाता है कि फ्रांसीसी जहाज जो है अंग्रेज के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद यूरोप में एला सफल की संधि होती है 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस तरह से भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध संपन्न होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध ये खत्म होता है। पुनः द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु 1748 के बाद उसका पुत्र नासिरगंज उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग से उसके इस दावे को चुनौती दी। ये कहाँ की कहानी है, तो ये हैदराबाद की बात है। और मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को अंबुर के युद्ध में पराजित कर दिया। अंबुर के युद्ध में पराजित कर देता है डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग मिलकर के कर्नाटक के नवाब को, और उसको मार डालता है। कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। अंग्रेज ने अर्काट प्रकरण का सहारा लेकर चंदा साहब की हत्या करवा दी। इसके पश्चात मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। इस युद्ध के उपरांत डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा, और गोडेहू आते ही यहाँ पांडिचेरी का संधि कर लेता है 1755 में, और ये युद्ध समाप्त होता है। पुनः तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 चलता है, जो कि एक सप्तवर्षीय, यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसी का यहाँ पे भी देखा है, भारत में भी देखा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई, परंतु वास्तविक युद्ध की शुरुआत 1758 में फ्रेंच गवर्नर काउंट डिलाली, तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, काउंट डिलाली। काउंट डिलाली क्या करते हैं, वो मद्रास पर घेरा डाल देते हैं। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से आयरकुट नेतृत्व करते हैं और फ्रांस की तरफ से काउंट डिलाली, इसमें काउंट डिलाली की हार हो जाती है। इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस के संधि में अंग्रेज ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया, और इस तरह से फ्रांसीसी हार जाता है। अब स्मरणीय तथ्य, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो कार्नेलियस हाउटमैन। 1761 में अंग्रेज ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश कंपनी का दूत विलियम नॉरिस उपस्थित हुआ था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1805 ईस्वी में अंग्रेज ने डचों को चिंसूरा व मलक्का के बदले सुमात्रा द्वीप देकर
भारत पर उनका प्रभाव लगभग समाप्त कर दिया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर का घेरा डाला है। तो पहला चैप्टर समाप्त हो गया, यूरोपीय कंपनी का आगमन। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? 1760 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ है। यह तीसरी कर्नाटक युद्ध में हुआ था। इसमें किसकी हार होती है? तो फ्रांसीसी की हार होती है। फ्रांस की तरफ से कौन रहता है? काउंट लाली रहता है। वहीं पर अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है? एयरकुट रहता है। और इसके बाद कौन संधि होता है? पेरिस की संधि होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली जो है वो हुगली को डकैती के रूप में प्रयोग कर रहा था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो भारत में उस समय किसका शासनकाल था? अकबर का था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कब रहता है कार्यकाल? 1505 से 9। दूसरा कौन आता है? दूसरा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब से? 9 से लेकर 15 तक, 1509 से 1515। वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई 1498 को। बार्थोलोमे डियाज कौन था? तो बार्थोलोमे डियाज केप ऑफ गुड होप का खोज करा था। कब? 1487 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट हो जाएंगे जो पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पे हराए थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक। तो ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम और प्रशासक हम लोग देख लेते हैं कौन कौन अधिनियम बना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है? भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काल में पारित हुआ था। तो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में अपील लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में होते हैं तथा 4 सदस्य अन्य होते हैं। इन सदस्यों को गवर्नर या पार्षद कहा जाता था। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता था। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। दूसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाता है। इस समय भी कौन रहेंगे गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग ही रहेंगे। इस एक्ट के माध्यम से 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है। भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य थे, परंतु पिट्स इंडिया एक्ट में इसको कम करके 3 सदस्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक मामला देखते, वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो राजनीतिक मामला को देखते। भारत स्थित गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया, जो ब्रिटिश सम्राट की पूर्व अनुमति से यह कार्य कर सकते थे। ब्रिटिश सम्राट को गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों को वापस बुलाने का अधिकार था। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद के स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसे डायरेक्टरों की समिति द्वारा विशेष रूप से नियुक्त न किया जाए। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का अधिकार रहेगा। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट चार्टर अधिनियम 1813। इसमें कंपनी के एकाधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा देता है। कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 1813 में समाप्त कर दिया जाता है। यद्यपि उसके चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहता है। तो 1813 में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? तो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो गया, परंतु चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार अभी बना रहेगा। भारतीय व्यापार सभी यूरोपीय व्यापारी के लिए खोल दिया गया।
ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। इसमें एक और इम्पोर्टेंट हुआ कि ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल जाती है। 1813 चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष अलग रखने का प्रबंध था, ताकि भारत में साहित्य का पुनरुत्थान तथा यानी शिक्षा पे खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही है। कंपनी के सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें भी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो कि चाय और चीन तक सीमित हो गया था उसको भी खत्म कर दिया। अब कंपनी विशुद्ध रूप से क्या हो जाती है, राजनीतिक संस्था बन जाती है, एक प्रशासनिक इकाई बन जाती है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। इसके बाद विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी जो था विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल का, उसमें 1 सदस्य की वृद्धि कर दी गई और उसमें एक विधि सदस्य की एंट्री होती है और विधि सदस्य सबसे पहले कौन आते हैं, लॉर्ड मैकाले आते हैं। इस अधिनियम के द्वारा विधि आयोग के गठन की भी व्यवस्था कर दी जाती है। 1833 के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 ईस्वी के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1853। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को सामग्री तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से ट्रस्ट के रूप में जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे उस समय तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिनमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत होते हैं। भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने का निश्चय किया गया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था, सर्वप्रथम विधान परिषद के गठन की व्यवस्था कब की जाती है, 1853 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि वह नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सके। इसी आज्ञा के द्वारा 1859 में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। 1853 ईस्वी का अधिकार पत्र ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। तो अंतिम चार्टर एक्ट कौन है, 1853 का है। कि इसके बाद होता है 1857 का क्रांति और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आता है 1858। 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम के थी कि भारत का शासन अब सीधे क्राउन के अधीन चला गया। यह प्रशासन सम्राज्ञी के द्वारा नियुक्त एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया, जिसके अध्यक्षता कौन करते थे, भारत राज सचिव करते थे। और भारत राज सचिव जो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। राज सचिव को 15 सदस्यीय परिषद में 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जानी थी। परिषद के सदस्य में कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत में 10 वर्ष तक सरकारी सेवा कर चुके हो। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिवेता सदस्य के रूप में 5वां सदस्य शामिल हो। तो विधि सदस्य के बाद कितना हो गया था, कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य, अब विधिवेता सदस्य को ऐड करके 5 सदस्य बना दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की। तो विभागीय प्रणाली कौन शुरू करता है, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के टाइम में शुरू होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार बंबई एवं मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। इसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष तय हुआ। इसके बाद आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होता है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों को वित्तीय विवरण पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार
दिया गया, यानी प्रथम बार केंद्रीय विधानमंडल में वित्तीय विवरण पर भी विचार करने का प्रावधान लाया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक हितों के मामले में उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। चुनाव पद्धति की भी शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से ही होती है, लेकिन इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर 1906 में पेश की गई अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक विधेयक तैयार कर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 69 कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 37 शासकीय और 32 अशासकीय सदस्य होते थे। भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया, यानी प्रथम बार जो वायसराय है उसके कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य की एंट्री होता है। और वो कौन होते हैं, तो प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लगे। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया तथा मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को अब वाद विवाद करने एवं पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इससे उन्हें यह अवसर मिल गया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित कर प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तय किया गया। चुनाव प्रणाली को, जिसे 1892 में केवल परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, अब विधिवत मान्यता मिल गई। तो 1909 में निर्वाचन को पूर्णतः विधिवत मान्यता मिल जाती है। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। 1919 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन लाया जाता है। प्रांतीय सरकार के सभी विषय को 2 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित तथा आरक्षित। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग जैसे हस्तांतरित श्रेणी में रखे गए विषय को, वहीं पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई, वित्त, खनिज संसाधन तथा वन जैसे विषय को आरक्षित श्रेणी में रखे गए। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषय का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों में आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु हस्तांतरित विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको नहीं था। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत 1909 में हुआ है, उसका और विस्तार हमको 1919 में देखने को मिलता है। वोट देने का अधिकार अब महिलाओं में भी दे दिया गया। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया तथा दोनों सदन में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चयन करने का प्रावधान रखा गया। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था, जिसमें सदस्य संख्या 145 थी। उच्च सदन तथा राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे पेश कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। इस अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में क्या था? 14 भाग था, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के 3 प्रमुख भाग थे: अखिल भारतीय संघ, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत तथा देशी राज्यों को मिलकर बनाया जाना था, लेकिन संघ के इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हो सका। केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु गवर्नर जनरल था। प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया था: संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले आते थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सलाह पर करना होता था। कार्यकारी परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। हस्तांतरित विषय में कौन कौन आते थे? तो वो सभी अन्य विषय शामिल होते थे जो संरक्षित विषय में शामिल नहीं किए गए। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह से करना होता था। संघीय विधानमंडल अर्थात व्यवस्थापिका का स्वरूप द्विसदनीय हो गया, यानी द्विसदनीय था। तो द्विसदनीय तो 1919 में ही था।
जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 260 निर्धारित थी। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसके सदस्य में से 250 प्रांतों के और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासत के होने चाहिए थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। तो प्रांत में जो द्वैत शासन लगाया गया था, इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। वहीं केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम में है। इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणी में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती में 36 थे। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के हाथ में था। उड़ीसा और सिंध को दोनों को अलग अलग नया प्रांत बना दिया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत विधेयक शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया, जिसके बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 को पेश किया जाता है, जिस पर 18 जुलाई 1947 को फाइनली शाही हस्ताक्षर हो जाता है। इसके बाद है 1947 के अधिनियम से भारत का सम्राट जैसे शब्द को हटा दिया गया। साथ ही ब्रिटिश सरकार व भारतीय नरेशों के मध्य हुए अनुबंध संधि आदि को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रदेशों सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारतीय संघ या हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों को सम्मिलित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। अंततः ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाने का आग्रह किया गया। वहीं पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी किसके टाइम में आता है? तो वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में आता है। 1786 का अधिनियम किसके टाइम में आता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आता है। चार्टर अधिनियम 1793 सर जॉन शोर। चार्टर अधिनियम 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम। चार्टर अधिनियम 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर अधिनियम 1853 लॉर्ड डलहौजी। भारत सरकार अधिनियम 1858 लॉर्ड कैनिंग। भारत परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लैंसडाउन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के टाइम में कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत सरकार अधिनियम 1919 के टाइम में चेम्सफोर्ड। भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 के टाइम में लॉर्ड वेलिंगटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के टाइम में कौन हो जाएंगे वायसराय? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर कैसे कौन कौन हैं? तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 रहा है। क्लाइव को 57 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इसके समय में क्या होता है? तो प्लासी का षड्यंत्र 1757 होता है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला को ये हराते हैं प्लासी के युद्ध में। इसी समय 1765 ईस्वी में, इसी के समय बाद में ये 1765 से 67 में भी बंगाल का गवर्नर बनता है। 1765 में इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को करता है और उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर देता है, जिसको बाद में वारेन हेस्टिंग खत्म करते हैं। इसके बाद आता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल 1760। हॉलवेल के टाइम में एक घटना हुआ था, ब्लैक होल की घटना, जो कि 1756 में हुआ था। 1756 में हुआ था। इसके बाद आता है वेंसीटाट 1760 से 65। इसके समय में ही प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764, जिसमें कंपनी की सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को पराजित किया था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। हैरी वेडलस्ट 1767 से 69। क्लाइव के बाद वेडलस्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जॉन कार्टियर 1769 से 72। इसके समय 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। वारेन हेस्टिंग 1772 से 74। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग का, कि ये फिर बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो चलिए, वारेन हेस्टिंग
गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 85 तक रहता है। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय 1774 में ही लाता है। सरकारी टकसाल की भी स्थापना करता है। इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसके संरक्षण में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वही विलियम जोन्स जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं और ये क्या करते हैं तो ये अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। इसके बाद आता है देशी रियासतों हेतु इसने घेरे की नीति। घेरे की नीति किससे संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग, रिंग फेंस नीति इसको बोलते हैं। किससे संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किसके काल में होता है तो वारेन हेस्टिंग के शासन काल में। इसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेकर 93 तक है। कर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया तथा कर्नवालिस संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। इसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। इस दृष्टि से जैसे भारत में पुलिस व्यवस्था का भी जनक माना जाता है, तो यह सिविल सेवा का भी जनक है भारत में, वहीं पुलिस व्यवस्था का भी जनक है। कर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया। तो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन लागू करता है तो लॉर्ड कर्नवालिस करता है। इसके बाद कौन आता है सर जॉन शोर। इसका कार्यकाल 1793 से 98 है। निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1795 इसी के कार्यकाल में हुआ। इसने देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति कौन अपनाता है सर जॉन शोर अपनाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। इसके टाइम का सबसे महत्वपूर्ण घटना है सहायक संधि। इसी के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने भारतीय प्रेस पर प्रथम बार सेंसरशिप लगाया। तो भारतीय प्रेस पर प्रथम बार सेंसरशिप कौन लगाता है तो लॉर्ड वेलेजली लगाता है। इसके बाद आता है सर जॉर्ज बार्डलो। इसका कार्यकाल 1805 से लेकर 1807 है। इसके समय 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल 1807 से 1813 है। इसके कार्यकाल में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ तथा महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में ही हुआ था। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। इसके समय में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि 1816 द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। इसके समय में पिंडारियों का भी दमन होता है। पिंडारी के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू करीम खां थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में पेशवा का भी पद समाप्त कर मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी के समय 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। तो 1822 में काश्तकारी अधिनियम बंगाल में लगा था। किसके समय में तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड एम्सहर्ट 1823 से 28। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26 होता है। 1826 में यानडुब की संधि होती है। 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह इसके शासनकाल की प्रमुख घटना है। भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल में देख लीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। 1828 से लेकर 35 तक इनका कार्यकाल है, लेकिन 1828 से 33 तक ये भारत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। वहीं 1833 से 35 के में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर धारा 17 के द्वारा विधवाओं का सती होना अवैध घोषित कर दिया। कर्नल सिलीमन के सहायता से ठगी प्रथा को भी समाप्त करते हैं। इसके अलावा शिशु एवं बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया तथा नरबलि की प्रथा भी बंद कराई। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी मैकाले प्रस्ताव भी किसके टाइम में आया है तो 1835 का शिक्षा संबंधी मैकाले प्रस्ताव लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही आया है। इसके शासनकाल में सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की भी घोषणा की गई। सभी न्यायालयों में पारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई तथा भारतीयों को भी उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। इसके बाद कौन आता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आता है चार्ल्स मेंटकॉफ 1835 से 36। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड एडम्स जो है भारतीय प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसको खत्म कौन करते हैं चार्ल्स मेंटकॉफ करते हैं। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42।
इसने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। इसी समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 हुआ तथा 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह एवं अफगान शासक शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुआ था। इसके बाद आता है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम का प्रमुख घटना हो गया, इसने अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया था। वहाँ पे सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? नेपियर था, चार्ल्स नेपियर, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया गया। इसमें कुशल अक्रमण्यता की नीति का पालन किया। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 45 से 46, जो कि लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 होता है। 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 में हुआ तथा 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत के कई देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसने कर रहित जागीरों का पता लगाने एवं उसे वापस लेने के लिए 1852 में इनाम कमीशन कौन बनाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच का नीति लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। सेना का मुख्यालय इन्होंने शिमला में ट्रांसफर किया तथा अंग्रेज साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला को बनाया। इसके समय में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा मेरठ में ये तोपखाना भी बनाए थे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग भारत के वायसराय पे। तो भारत के वायसराय सबसे पहला कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसी के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू हुआ। 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। इसी के समय में 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी तक फौजदारी विधि संहिता का निर्माण इसी के समय हुआ। भारतीय दंड संहिता तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किसके समय में होता है? लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी का निर्माण भारतीय दंड संहिता का स्थापना कब होता है? तो 1861 में। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है। तो देख लीजिए, एक एक विश्वविद्यालय बना कहाँ? बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में 57 में, वहीं 61 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की भी स्थापना हो जाती है। भारत में पहली बार आयकर भी इसी के टाइम में लगाया गया था और आईपीसी की स्थापना तो 1861 हम लोग पढ़ ही लिए हैं। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63। इसके समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। इसकी मृत्यु 1863 में पंजाब में हो गई। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69। इसके कार्यकाल में 1866 ईस्वी में उड़ीसा, 1868-69 ईस्वी में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। वायसराय ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। तो कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किसके समय में होता है? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में होता है। 1865 ईस्वी में इसने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई। किसके समय में हुआ? जॉन लॉरेंस के समय में। एक और घटना होता है क्या? भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर 72 तक। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक इनको कहा जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? 1872 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत इसी के समय में होती है। इसने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना करवाई।
1872 ईस्वी में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज, जो कि अजमेर में खुलता है, इसी के समय में स्थापना हुआ था। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा अंडमान में कर दी गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल 1872 से 76 है। इसके समय में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। पंजाब में कूका विद्रोह का दमन इसी के काल में हुआ। 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी के टाइम में होता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिट्टन 76 से 80। लॉर्ड लिट्टन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। साहित्य जगत में इसे ओवन मैरीडेथ के नाम से जाना जाता था। इसके शासनकाल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा, जिसके बाद ये एक अकाल आयोग बनाया था। इसकी अध्यक्षता में रिचर्ड स्ट्रेची यानी स्ट्रेची आयोग बना था 1878 में। लॉर्ड लिट्टन ने 1877 में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। इसने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीयों की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था तथा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड लिट्टन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इनके समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया। इस दौरान द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 भी इसी के दौरान होता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 84 है। रिपन के समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई तथा श्रम सुधार हेतु 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी किसके टाइम में आता है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के टाइम में आता है। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में लाया गया था। इसके अलावा सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो लिट्टन 19 वर्ष कर दिया था, उसको बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है 1882 में। शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में करते हैं 82 में। इसके समय में इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो इसमें था कि यूरोप वासियों के प्रबल विरोध करने से वापस लेना पड़ा था। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी है। इसके बाद है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 है। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 से लेकर 88 में। इसमें बर्मा को पराजित कर देता है और बर्मा पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। तथा बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम, पंजाब कृषक अधिनियम भी 1885 में पारित होता है। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94। इसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण होता है 1891 में। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष कर दिया गया। 1893 में अफीम आयोग का भी गठन किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। इसका कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसका स्टेटमेंट था ये, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। इसके शासनकाल में भी भयंकर अकाल पड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इसने लॉयल कमीशन जो कि अकाल आयोग था का गठन किया था। 1895 में भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग भी इसी के समय में बनता है। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से लेकर के 1905। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग गठन किया। 1902 ईस्वी में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज स्थापित कराया। 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। तो इसके टाइम में बहुत सारा आयोग बन रहा है। सबसे पहले देख लीजिए विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में, एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1900 में, 1901 में सिंचाई आयोग, 1902 में डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पास किया गया। कर्जन ने 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में होता है।
इसी के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित करके सरकारी नियंत्रण को और बढ़ाया गया। 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किसके टाइम में होता है? कर्जन के टाइम में होता है। कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कर्जन द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से लेकर 1910। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय में होती है। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम तथा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के टाइम में आता है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। 1909 में मदन लाल धिंगरा को कर्जन वैली की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 16। इसके समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है, यानी तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली को राजधानी भी बना दिया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली प्रवेश के समय बम फेंका गया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर के पद पर हुई थी। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था? 1919। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद लॉर्ड रेडिंग, इसका कार्यकाल 1921 से 26 है। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रेडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तथा इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इसने 1922 ईस्वी से ICS की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया। लॉर्ड इरविन आ जाएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 26 से लेकर 31 तक। इसके समय में देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टुक बटलर के नेतृत्व में एक बटलर समिति का गठन होता है, जो दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके शासनकाल में ही साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। भारत आगमन साइमन कमीशन का कब होता है? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका कार्यकाल 1931 से लेकर 36 तक है। 1934 में इसके कार्यकाल के दौरान बिहार में भयंकर भूकंप आया। वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उस समय वह गवर्नर था। तो वेलिंगटन हिस्सा लिया था कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 में, और उस समय वह गवर्नर था। वो क्या हो गया? वायसराय हो गया 1931 से 36 में। 1932 में पूना पैक्ट व तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी के टाइम में हुआ है। सांप्रदायिक पंचांग वगैरह का भी घोषणा इसी के टाइम में होता है। लॉर्ड लिलिथगो 1936 से लेकर 44। इसका कार्यकाल 36 से लेकर 44 तक है। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत हुई। 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव इसी के द्वारा लाया गया था। इसके विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 का आगमन व भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसके शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है। इसके बाद आता है लॉर्ड वेबल 1944 से 47। इसके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन 1945 का आयोजन किसके समय में होता है? लॉर्ड वेबल के टाइम में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है इसी के टाइम में। इसके समय में शाही नौसैनिकों का विद्रोह 1946 में हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी इसी के टाइम में। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ और भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। वह अस्मरणीय तथ्य। अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन 1774 में किया गया। अंग्रेज के द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? 1774।
ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को सर्वप्रथम 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा स्थापित किया। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए लॉर्ड कर्जन के समय मुस्लिम सदस्यों को खान बहादुर जबकि हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधि प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया, धर्म को आधार नहीं बनाया गया। इसके बाद आता है भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। कर्जन ने लिखा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगा कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से आरंभ होता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। 1912 में ये राजधानी शिफ्ट भी हो जाती है। 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिलिथगो थे। अब बिहार पीसीएस में पूछे गए और संभावित प्रश्न देख लेते हैं इस चैप्टर से। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन कौन करा है? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक करा है। दास प्रथा का उन्मूलन कौन करा है? तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके टाइम में हुआ? तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद ठगों के संगठित गिरोह का दमन कर्नल स्लीमन के सहायता से हुआ था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना, तो इसमें कौन हो? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई? तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया जाता है। खत्म कौन करता है? वारेन हेस्टिंग करता है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो पृथक निर्वाचन मंडल यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का एंट्री कब होता है? तो 1909 में होता है। इस पर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को बोले भी है कि यह पाकिस्तान के जन्मदाता है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान का विकास में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन 1919 के अधिनियम से होता है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किसके टाइम में? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसका कथन था? तो ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हैदराबाद का संस्थापक कौन हो जाएगा? निजामुल मुल्क, जिसका चिनकलिज खां भी नाम था। अवध का सआदत खां, इसका बुरहान उल मुल्क भी नाम था। भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह, कर्नाटक का सआदत उल्ला खां, बंगाल के मुर्शीद कुली खां, मैसूर के हैदर अली, जयपुर के जय सिंह, रुहेलखंड या बंगस पठान का मोहम्मद खां बंगस। 18वीं शताब्दी में नवीन स्वायत्त राज्य बंगाल। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। कौन रखता है? मुर्शीद कुली खां।
इसी समय 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख सियर ने एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के रियायत दे दी। इस फरमान के द्वारा बंगाल में 3000 वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार का सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 56 तक। सरफराज खां के गिरिया के युद्ध में 1740 में यह हरा करके नवाब बनता है बंगाल का। यह योग्य प्रशासक था जिसने अंग्रेज को कोलकाता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दी। इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इस समय ही ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 में। इस घटना में सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए 146 अंग्रेज, जिसमें स्त्रियां एवं बच्चे भी सम्मिलित थे, को कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन जब 23 जून 1756 के सुबह इस कमरे को खोला गया तो इसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे, जिसमें एक जे हॉलवेल थे। इसी के टाइम में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होता है। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नादिया जिले के पलासी नामक स्थान पे युद्ध होता है, जिसको पलासी का युद्ध कहते हैं, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की सेना की पराजय हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है नवाब बनता है मीर जाफर 1757 से लेकर के 60 तक। पलासी के सफलता के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब इसको बनाया। प्रशासनिक अव्यवस्था तथा राजकोष रिक्त होने के कारण अंग्रेजों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अतः वह किसी अन्य कठपुतली नवाब को बैठाना चाह रहा था। इसके बाद फिर बनता है मीर कासिम 1760 से लेकर 63 तक। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना था। यह अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है। वहीं मुर्शिदाबाद कौन राजधानी लाया था? मुर्शिद कुली खां लाया था। और मुंगेर में ये स्थानांतरित कर लेता है। मुंगेर में तोप तथा तोड़दार बंदूक बनाने की कारखाना भी बनाता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर को नियुक्ति करता है, जिसे समरू नाम से फेमस है। यह अधिकारी जो था जर्मन अधिकारी, यह समरू नाम से फेमस था। मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदानपुर, चटगांव के क्षेत्र दिए। उसने अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1762 ईस्वी में एक निर्णय लिया। नवाब ने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। फलतः अंग्रेजों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। इसी के कारण इसके साथ युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें टोटल 3 सहयोगी एक साइड रहते हैं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब है, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक है, और इन तीनों के अंग्रेजों से पराजय हो जाती है। और मीर कासिम की मृत्यु 1777 में दिल्ली में हुई। बंगाल के नवाब और उनका कार्यकाल। तो बंगाल के नवाब का कार्यकाल के साथ उनका हम लोग देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां 1717 से 27 तक रहा है। शुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज का 39 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफर 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63, फिर मीर जाफर बनता है 63 से 65। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। नजमुद्दौला 1765 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 1770, मुबारकुद्दौला 1770 से 75। इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होता है। संधि करता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसमें कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। इस संधि द्वारा कंपनी को उत्तरी सरकार यानी उड़ीसा की भी जागीर मिली। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाने की भी घोषणा इस संधि। इसके बाद आता है इलाहाबाद की दूसरी संधि। संधिकर्ता अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव है। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। इलाहाबाद और कड़ा का जिला भी कंपनी ले लेता है। बाकी क्षेत्र अवध को नवाब को वापस लौटा देता है। कंपनी द्वारा नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की भी सुविधा प्राप्त हो गई। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। इसके बाद आता है बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर 17
72 तक रहा। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टिस है। इस प्रणाली के तहत, जो बंगाल में द्वैत शासन लगा था, इसके तहत नवाब ने कंपनी को निजामत सौंप दी, जिसके कंपनी को पुलिस और न्यायिक शक्तियां पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। कंपनी को बादशाह से दीवानी मिली, जिससे कंपनी को सीधे ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया गया। वहीं सिताब राय को बिहार का नायब सूबेदार तथा नायब दीवान नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है कौन? मैसूर राज्य। मैसूर राज्य में क्या है? तो 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद मैसूर में वाड्यार राजवंश की स्थापना होती है। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज नाम मात्र का शासक था। उसी के टाइम में 2 मंत्री रहते हैं, नंदराज और देवराज। नंदराज के पास ही एंट्री होता है किसका? हैदर अली का। हैदर अली एक घुड़सवार सैनिक के रूप में भर्ती होता है और फाइनली एक दिन मैसूर का राजा बन जाता है। 1755 में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। हैदर ने फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध स्थापित किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। परिणामतः आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान। हैदर अली का मृत्यु जब 1782 में हो जाता है तो उसके बाद टीपू शासक बनता है मैसूर का। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक के साथ नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसने अपनी राजधानी, यानी टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं एवं उसका सदस्य बनते हैं। वह नागरिक टीपू कहलाया। राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तिनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। पुरनिया एवं कृष्ण राव इसके 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे। सिंगेरी के मंदिर के मरम्मत के लिए धन उपलब्ध कराया। यह इसकी धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। अब फटाफट हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं? तो 4। पहला 1767 से 69, जिसमें अंग्रेज की हार होती है, हैदर अली जीतता है और मद्रास की संधि होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक होता है। इसमें एक पोर्ट नोवो का युद्ध होता है 1781 में, जिसमें हैदर अली पराजित हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1782 में। इसके बाद टीपू और अंग्रेज के बीच मंगलोर का संधि 1784 में हो जाता है। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। संधि करता है, इसमें आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए क्षति के रूप में देना पड़ता है अंग्रेज को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली वायसराय गवर्नर जनरल है। वेलेस्ली ने टीपू पर निजाम, मराठा और फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र का आरोप लगाता है और युद्ध आरंभ करता है। 4 मई 1799 को अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। टीपू युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर वाड्यार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राज को बैठाकर राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया और सहायक संधि थोप दी। युद्ध के पश्चात वेलेस्ली ने कहा था, पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। किसका कथन है? वेलेस्ली का कथन है। इसके बाद आता है मराठा। तो हम लोग बंगाल देख लिए, बंगाल के बाद मैसूर देख लिया, अब है मराठा। शिवाजी के बाद पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विकास अनवरत रूप से होता रहा। 18वीं शताब्दी में 3 पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, मराठा शक्ति के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में इसने ताराबाई के विरुद्ध शाही जी को समर्थन किया था। शाहू जी ने 1713 में विश्वनाथ को पेशवा की पदवी दी। इस समय मराठा साम्राज्य के 2 केंद्र थे, कोल्हापुर और सतारा। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधुओं से की गई संधि थी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। इसके बाद आता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से लेकर 1740 है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम महज 20 वर्ष की उम्र में पेशवा के पद पर आसीन हुआ। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही के आदर्श को और भी लोकप्रिय बनाया। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उसने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। किसका कथन है? ये बालाजी प्रथम का कथन है।
बाजीराव प्रथम का कथन है। बाजीराव ने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा के समीप निजाम को पराजित किया तथा उसने मुंशी शिवगांव की संधि की। शंभू जी का षड्यंत्र असफल होने के बाद उसने वारणा की संधि अप्रैल 1731 से साहू की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने सोलसेट एवं बसीन पर अधिकार कर लिया। बाजीराव की अप्रैल 1740 में मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के बाद बाजीराव गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़ा प्रतिपादक था, इसलिए इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1740 से 61। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध गद्दी पर बैठा। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव ने मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगोला का समझौता किया, जिससे राज्य का संपूर्ण अधिकार अब पेशवा के हाथों में आ गया। मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, अफगानिस्तानी शासक। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा क्या होता है? मराठा हार जाता है। इब्राहिम खां गर्दी जो कि मराठा के तरफ से था, उसका भारी तोपखाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, जबकि अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। आंग्ल मराठा संबंध 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के साथ मराठों में गृह कलह प्रारंभ हो गई। इस परिस्थिति में घबराकर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। 1775 में बम्बई की सरकार ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि की, परंतु कलकत्ता काउंसिल के द्वारा सूरत की संधि को अनुचित बताते हुए 1776 में पुरंदर की संधि की गई। बम्बई की सरकार ने पुरंदर की संधि का विरोध किया और जिसके फलस्वरूप मराठा पर वो आक्रमण कर दिया। यह संघर्ष लगभग 7 वर्ष तक चलता है। अंत में दोनों पक्ष के मध्य 1782 में सालवाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है। इस संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्ष का शक्ति प्रदान की। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806। मराठा राजनीति के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के मध्य बसीन की संधि हुई। इस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर ली और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखने को मंजूर दे दिया, यानी 1802 में सहायक संधि मान लेता है मराठा। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दी। बसीन की संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी, जिसके फलस्वरूप भोसले ने अंग्रेज को चुनौती दी। भोसले लॉर्ड लेक तथा वेलेजली से परास्त हुआ। 1803 में भोसले ने विवश होकर अंग्रेज से देवगांव की संधि कर लिया। इसी संधि के अनुसार कटक एवं वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेज को मिल गया। अंग्रेज ने सिंधिया से 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। इसके अनुसार गंगा तथा जमुना क्षेत्र के कंपनी को दे दिए गए तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। सर जॉर्ज बार्लो ने होलकर को युद्ध में परास्त करने के बाद 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि की थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हेस्टिंग ने पेशवा से पूना, भोसले से नागपुर तथा सिंधिया से ग्वालियर की अपमानजनक संधियां की। अंग्रेज ने अंतिम रूप से पेशवा को किरकी के युद्ध में पराजित कर उसे पेंशन देकर कानपुर के पास बिट्टूर भेज दिया। इस प्रकार मराठा संघ विघटित हो गया। पिंडारी हिंदू मुस्लिम का संयुक्त संगठन था। इनमें सांप्रदायिक एकता थी। पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते थे। ये लूटमार करने वाले दलों के रूप में होते थे, जिनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुई थी। इनके प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, करीम खां, चीतू थे। 1824 तक पिंडारियों का भी सफाया हो गया, यानी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, द्वितीय के टाइम में इसका भी सफाया हो जाता है। सिंध, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई
और रंजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखाकर अप्रैल 1838 ईस्वी में सिंध के अमीरों को एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार अमीर लगभग अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। जून 1838 ईस्वी में अफगान मसले को हल करने के लिए अंग्रेज रंजीत सिंह और अफगानिस्तान से निर्वासित शाह शुजा के मध्य एक त्रिदलीय संधि हुई, जिसके अनुसार शाह शुजा ने सिंध पर अपनी सर्वश्रेष्ठता त्याग दी, जिसके बदले में अंग्रेज ने उसको काबुल के तख्त पर आसीन करने का वादा किया। रंजीत सिंह ने अमीरों से अपने विवाद में अंग्रेजी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलेनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया और इसी वर्ष सिंध के दरबार में मेजर आउटरम के स्थान पर नेपियर ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1843 ईस्वी में नेपियर ने बालोरचियों को मियानी और दावो के युद्ध में पराजित कर अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को अंग्रेज में मिला लिया। नेपियर ने अपने इस कृत्य के बाद लिखा कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ऐसा करना लाभप्रद, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चितता होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब मुगलों के प्रभाव में कमी आने और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। इन परिस्थितियों में पंजाब में सिख मिसलों का उदय हुआ। इनकी संख्या 12 थी। इनमें से एक था सुकरचकिया मिसल। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर हुआ था। अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर तथा 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। इस तरह पंजाब की दोनों राजधानी पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर दोनों उसके अधीन हो गए। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को मैंटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुई थी। इसके प्रावधान निम्नलिखित थे। सतलज नदी को दोनों पक्षों ने सीमा रेखा मान लिया। सतलज के पूर्वी हिस्से पर अंग्रेज का कब्जा स्वीकार कर लिया गया। सतलज लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखने पर सहमति बन गई। रंजीत सिंह ने अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को 1813 ईस्वी में अपने संरक्षण में ले लिया। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें भेंट किया। रंजीत सिंह 1818 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की और पेशावर को 1834 में सिख राज्य का अंग बना लिया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खड़ग सिंह तथा शेर सिंह क्रमशः गद्दी पर आसीन हुए, परंतु जल्द ही उनकी भी मृत्यु हो गई। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। दिलीप सिंह के शासनकाल में प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध होता है। इसके बाद आता है रंजीत सिंह का प्रशासन। रंजीत सिंह ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल, सुप्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन किया। रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया तथा अपने द्वारा चलाए गए सिक्के को नानक शाही सिक्के का नाम दिया। कारदार नामक अधिकारी राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची और लेखा कार्य करता था। रंजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नलवा दीनानाथ वित्त मंत्री और फकीर अजीमुद्दीन विदेश मंत्री थे। सैन्य प्रशासन दो भागों में विभाजित था, फौजे खास या फौजे आइन अर्थात नियमित सेना और फौजे बेकवियाद अर्थात अनियमित सेना। नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु 1822 में फ्रांसीसी सेनापति एलॉर्ड के नियुक्त किया। वहीं इटालियन सेनापति बंतूरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। यह युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया तथा इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गफ थे। इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 को अंग्रेज एवं सिखों के मध्य लाहौर का संधि हुआ था। लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई। पहला रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस बना। 11 मार्च को एक पूरक संधि के द्वारा अंग्रेजी सेना के 1846 के अंत तक लाहौर में बने रहने पर सहमति बनी। अंग्रेज ने 1 करोड़ रुपए के बदले काश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। काश्मीर गुलाब सिंह को बेचने को लेकर लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया और दिलीप सिंह से पुनः वैरोवाल की संधि कर ली। वैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को होता है।
8 सिख सरदार की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। जिंदन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। ब्रिटिश सेना लाहौर में दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहेगी। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में होता है। 22 नवंबर 1848 को रामनगर का युद्ध और 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध जनरल गफ तथा शेर सिंह के बीच हुआ। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के सामने 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास ने इसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर शाही ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। इसके बाद आता है अवध। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सआदत खां थे, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार इनको बनाया गया था। 1723 में सआदत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया, जिसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। सआदत खां के मृत्यु के बाद भतीजे सफ्दरगंज को अवध का नवाब नियुक्त किया गया। 1748 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद का प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरगंज का पुत्र शुजाउद्दौला गद्दी पर बैठा। उसने पानीपत के युद्ध में अब्दाली और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था। उसने वारन हेस्टिंग से 1773 में बनारस की संधि की थी। वहीं 1765 में रॉबर्ट क्लाइव से इलाहाबाद का संधि करा था। शुजाउद्दौला के बाद असफुद्दौला शासक बना। उसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और लखनऊ में ही इसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है सआदत अली खां। 1798 से 1819। 1801 में वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। इसके बाद अवध का अंतिम नवाब आता है वाजिद अली शाह। 1847 से 56। 1854 ईस्वी में आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजरबंद करके रखा गया। इसके बाद इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1757 ईस्वी में कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रख दिया। ठीक है। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता था। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता था। मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। टीपू को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। टीपू को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। उसकी यह तलवार 21 करोड़ में नीलाम हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था। विक्टर जैकब फ्रांसीसी ने रंजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष तथा छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा। विक्टर जैकब रंजीत सिंह को बोनापार्ट कहा है। लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह की फौज खास को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ाया। कौन? मुर्शिद कुली खां। चलिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देख लेते हैं हम लोग फटाफट। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो सिंध को कौन जीता था? एलन बोरो। एलन बोरो के टाइम में कौन था? नेपियर था। तो नेपियर आंसर हो जाएगा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टिस को माना जाता है, परंतु भारत में कौन लाया था? बंगाल में कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खां, जबकि सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो हो जाएगा सिताब राय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 होता है और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। शाह शुजा कौन था? अफगानी अमीर था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। भारत के प्रमुख राज्यों पर
अपनी सत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिश कंपनी ने उसे सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु विभिन्न औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीतियों का सहारा लिया। इन नीतियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की पूर्ति तो की ही, साथ ही भारतीयों को अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले सहायक संधि। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अंग्रेजी शासन में वेलेस्ली ने इसे व्यवहारिक रूप दिया। वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। वेलेस्ली की यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। सहायक संधि कंपनी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। बहुत से राज्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए। अब वह अपने आर्थिक व व्यापारिक हितों को पूरा कर सकती थी। राज्यों से सहायक संधि का क्रम सबसे पहले हैदराबाद 1798, फिर पुनः 1800 में, मैसूर 1799, तंजावुर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर से भी सहायक संधि की गई थी। तो सहायक संधि किससे किससे की गई? तो हैदराबाद से की गई सबसे पहले 1798, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार के भोसले, फिर सिंधिया। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। व्यापगत सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। कंपनी के लिए व्यापगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों को राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उसने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा। कौन? ये डलहौजी। प्रथम श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे राज्यों के शासकों के गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। दूसरा श्रेणी में ऐसे राज्य आते थे जिसमें गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती थी। ऐसे राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे। तृतीय श्रेणी में वे रियासतें थी जो कभी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही। ऐसे रियासतें की गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का क्रम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा 1848, फिर जैतपुर 1849, फिर संबलपुर 49, बघाड़ 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54। ग्वालियर देसी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ग्वालियर देसी रियासत ऐसा रियासत था जिसको अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813। राजनीतिक दृष्टि से यह कंपनी का शैशव काल था। अंग्रेज को अपनी तत्कालीन स्थिति का ज्ञान था, अतः राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। कंपनी द्वारा विजित प्रदेशों के पास बफर स्टेट को स्थापित कर स्वयं को सुरक्षित करना प्रमुख उद्देश्य था। उदाहरण स्वरूप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया, क्योंकि वहां मराठा का आक्रमण का खतरा विद्यमान था। तो इसी को घेरे की नीति या रिंग फेंस नीति कहा, जो कि वारेन हेस्टिंग बहुत अच्छा से करा था। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, इसमें सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासकों की कमजोरियों का पता लगाकर साथ ही उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करके किया गया। इस काल में सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे अपने कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सके। मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई। राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कुशासन के आरोप में भी राज्यों को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ, जिसमें व्यापगत सिद्धांत का प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद आता है अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से लेकर 1935। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का त्याग किया और अधीनस्थ एकीकरण की नीति को अपनाया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी लौटा दिया गया। अब अंग्रेज ने यह नीति अपनाई कि कुशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए अथवा हटा दिया जाए, परंतु उनके राज्य का विलय न किया जाए। इसके बाद 1876 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित कर दिया। इस तरह भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। करजन के समय ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति का और भी विकास हुआ और उसके राज्य का विभाजन
कर इसका एहसास कराया गया। रियासतों के सामूहिक महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श करने हेतु 1921 में नरेंद्र मंडल तथा 1927 में भारत सरकार और रियासतों के मध्य संबंध निर्धारण हेतु बटलर कमेटी का गठन हुआ। समान संघ की नीति 1935 से 47। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों का लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई थी। संघ में शामिल होना रियासतों के लिए अनिवार्य नहीं था। ऐसी शर्तें थी कि संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब एक निश्चित संख्या में रियासतें इसमें शामिल हो, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं और संघ अस्तित्व में आया ही नहीं। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। अब चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट कुछ देख लेते हैं। भारतीय शासकों द्वारा गोद लेने की प्रथा को डलहौजी ने समाप्त किया। वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 1876 में लॉर्ड लिट्टन ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंतः परिषद गठित की जाए ताकि ये लोग वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श कर सके, किंतु इंग्लैंड में यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। नरेंद्र मंडल में रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था भारत सरकार रियासतों के मध्य संबंध के लिए। सर जॉन सॉर्ड ने भारतीय रियासत के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। इसने केवल अवध के मामलों में हस्तक्षेप किया था। कौन? सर जॉन सॉर्ड। इसके बाद आता है भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किया। इस संधि के तहत राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, जबकि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। अवध का विलय डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहलाती है। व्यापकत का सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 1802 बसिन की संधि। अब इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, समाप्ति का सिद्धांत की नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कौन सिद्ध हुई? तो अवध का अधिग्रहण करना। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर